शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मेरी बात शेप, बट ऑक्टेट रूल में कहीं से भी नहीं पता लगेगा। ये ऑक्टेट रूल में ये बात कहीं से भी पता नहीं लगती कि जो हमारा H2 है वो बेंट है, एंगुलर है। बेंट का मतलब क्या होता है? एंगुलर शेप, मुड़ा हुआ। तो ऑक्सीजन ऐसे होता है, यस स्क्रॉल करेंगे, अभी स्क्रॉल करता हूँ, रुको। ऐसे ये बेंट होता है, ऐसे बॉन्ड जो होते हैं ना उनके बीच में एंगल होता है 104.5 डिग्री का। ये एंगल्स के बारे में कितने लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, मतलब डायरेक्टली अगर बोलें तो ये नहीं बताता कि शेप क्या होगा। मतलब बहुत सारे बच्चे तो H2 ऐसे ही बनाते हैं ना। अब ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किससे? ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलो अब इसको नोट करें। कहां से नोट करना है? P4O6 से नोट करना है क्या? H2O कैसे पता चला? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। आगे लिखाने वाला हूं मैं, अभी लिखा रहा हूँ। शेप और मॉलिक्यूल्स बॉन्ड पैरामीटर्स में आएगा आदित्य। वो इनकी जो है, जैसे हम लोग का एक्सरे किया जाता है ना तो बोन की टेक्सचर पता चल जाती है, ऐसे ही इनकी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस की, उससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कहां पे कितनी है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ ड्रॉबैक, इसको नोट करें। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर ज्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं होगा कि रिवीजन नहीं हो पाएगा तुम्हारा। अच्छा, जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते उनका रिवीजन थोड़ा खराब हो जाता है। सर फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वही है ना कि इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम बनता है वगैरह? नहीं, हाँ वो भी है, स्पेक्ट्रम से ही स्पेक्ट्रोस्कोपी आया है, सही बात है। लेकिन क्रिस्टलोग्राफी भी है, कई चीजें हैं, अभी आगे बताने वाला हूं तुमको। मतलब हम ट्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जिनको वायस ज्यादा लैग हो रही है वो क्या कर सकते हैं, एक बार रिज्वाइन करें। मैंने वेटिंग रूम जो है तुम लोग के लिए ऑन रखा है, उसमें कोई भी ये ऑफ करके रखा, सॉरी। लॉबी में नहीं आओगे तुम, डायरेक्ट आओगे मीटिंग में। चलो जल्दी से इसको ट्राई करो, जिनकी लैग हो रही ज्यादा। कुछ लोग की सही भी आवाज है, उन लोग को प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। चलिए नोट करें आराम से, इसका भी बचा है। सब नोट करेंगे। सर स्क्रॉल डाउन करो ना। ओके, सर और थोड़ा नीचे। ओके। सर आप कुछ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे थे ना, तो अभी लैग हुआ था मेरा। हाँ उसको मैं आगे समझाने वाला हूँ, वो नीचे आगे आएगा। बॉन्ड पैरामीटर्स में आएगा, कैसे बॉन्ड्स को मेजर करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे हम उसको सीखते हैं। एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, NMR, स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर कैसा शेप होगा, क्या स्ट्रक्चर आएगा। गॉट इट? ओके सर। यस, सब धीरे धीरे आएगा। अभी उसमें नहीं जाते, वो हमारे सिलेबस के बाहर भी होता है।
चलिए, दूसरा रूल हो गया। थर्ड रूल, रूल नंबर 3। व्हाट इज द रूल नंबर 3? तीसरा रूल ये बोलता है इट डज नॉट explain the relative stability of molecules. रिलेटिव स्टेबिलिटी देखो एक्चुअली रेजोनेंस से रिलेटेड है, वो आगे पढ़ने को मिलेगा। मान लो तुमको मैंने बताया फॉर एग्जांपल CO3 2-, तो CO3 2- का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और 2- है तो किसको दोगे? यही तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम कि हम ऑक्सीजन को माइनस तीनों में हाफ हाफ बांटें कि एक एक बांटें, इस तरीके का ये तुम मान सकते हो एक, और इसको डबल बॉन्ड दे सकते हो, 4 बॉन्ड हो गए, ये भी एक तरीका है। बट आगे चल के हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जो चार्ज है ना वो पूरे पे रहता है -2, और ये सारे जो है बॉन्ड्स बनाते हैं इस तरीके से रेजोनेंस करके, वो आगे पढ़ने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है। और किसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज नहीं होता है, तो हमें वहां पे चल के ये पता चलेगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। अगर किसी भी कंपाउंड के हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज नॉट स्टेबल। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे पता ही नहीं चल पाती है, और उसके पहले यही नहीं पता चल पाता है कि वो किस शेप का होगा, उसमें कौन सी जगह पे कितने एंगल पे एटम्स एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। जल्दी से नोट करें इसको। तो थर्ड जो पॉइंट है ये धीरे धीरे आगे समझ में आएगा जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो रेजोनेंस जो है वो आगे आएगा, वहां पे समझ में आएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है। हो गया अखिलेश? यस सर। ये वाला थर्ड पॉइंट लिखना था क्या अखिलेश? ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यस वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। उस पे हम आएंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स पे हम आने वाले हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हम लोग अभी पढ़ेंगे, बस 1 सेकेंड रुक। देखो बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी क्या लेंथ होती है, ये सारी चीजें। सर आप पॉइंट 3 से फिर से समझा सकते हैं क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। पॉइंट 3 से, पॉइंट 3 लिखा है तुमने कि नहीं, नोट सर किया है? नहीं लिखा आपने? नहीं। ओके
हाँ देखो ये वाला पॉइंट 3 ना, अभी जो लिखा है इट डज नॉट, हाँ ओके इट डज नॉट वाला क्या लिखा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, जैसे अगर एक किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उसमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ऑक्टेट रूल में ये बात हम लोग नहीं पता करते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हम आगे बनाएंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे वहां पे, समझ रहे हो ना। तो वहां पे हम लोग अगर ऑक्टेट रूल के हिसाब से जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 2 स्ट्रक्चर बनते हैं तो क्यों बनते हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बहुत सारी चीजें रदरफोर्ड मॉडल या जो बोहर मॉडल ने उन्होंने उस पर बात ही नहीं की थी। इस तरीके से ये पुरानी थ्योरी है, तो नई चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो जो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो बाद में आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या होगा। जैसे कार्बोनेट है, अब इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया एक -4 यहाँ दे दिया, और एक इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, -4 जो है वो बाहर रहता है और पूरे पे फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है माइनस चार्ज, है ना, हर जगह पे। तो अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये चीज अगर पूछना है तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे नहीं बता पाएगा उसको। तो ये रेजोनेंस टॉपिक जो है ये अलग है, जब हम लोग आगे जाएंगे फर्दर क्लासेस के अंदर वहां पे पढ़ते हैं इसको। तो इसलिए थर्ड पॉइंट तुम्हें सिर्फ अभी लिख लेना है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग धीरे धीरे करते हैं आगे। ओके। ये नोट हो गया। लिख लिया ना। अब चलो बॉन्ड पैरामीटर्स पे आते हैं, ध्यान देंगे बॉन्ड पैरामीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इसमें है बॉन्ड लेंथ। अब जैसे अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस है, एक दूसरा न्यूक्लियस है, ये एटम ए है मान लो, अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो ऐसे ये थोड़े मर्ज हो जाएंगे। अब इनके न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस है यही क्या होती है, बॉन्ड लेंथ, है ना, यही क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ हम लोग लिख देंगे, बॉन्ड लेंथ इज द equilibrium, bond length is the equilibrium state, equilibrium distance, sorry, equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। ठीक है, मान लो एक ये मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं यहाँ पे, एक इस तरीके का मॉलिक्यूल है। ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस 2 के बीच की, ये ए है और इसको मान लिया हमने ए। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस डी जो है ये क्या है, हमारी बॉन्ड लेंथ। सिंपल है, बॉन्ड जो बनता है वो न्यूक्लियस से हमारा डिस्टेंस कवर की जाती है। हम लोग कभी भी डिस्टेंस जब मेजर करते हैं पार्टिकल्स के बीच की, तो हमेशा कहाँ से लेते हैं, उसके सेंटर से। तो यहाँ एटम्स का सेंटर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, तो वहां से लेते हैं। सिमिलरली अगर मान लो हमें पूरी डिस्टेंस ये ना पता हो, इस तरीके से हमारे पास 2 एटम हो, 2 अलग अलग हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, इसका नाम ए हो इसका नाम बी हो, ऐसे केसेस में भी हम क्या करते हैं, इसका मान लो रेडियस पता है, इसकी रेडियस है आर ए, इसकी रेडियस है आर बी, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बोलो, आर ए प्लस आर बी। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, एक
इनके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल नाम याद रखना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक यूज करते हैं, कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता है कभी कभी धीरे बताएंगे हल्का फुल्का, बट ये सिलेबस में नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें हर वर्ड में कंफ्यूजन आएगा तुमको, हर एक वर्ड तुम्हारे लिए नया होगा, इसलिए इस पे बात करना जरूरत के बाहर है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, है ना अभी बात करने की। सिर्फ याद रखो कि ये तरीके होते हैं, अगर हाँ तुम्हें कभी टाइम मिलता है तो तुम पढ़ लेना इसको, कहीं तुमको हर जगह मिल जाएगा, ये बुक्स के अंदर भी मिलेगा, हायर बुक्स जो आती हैं या साइंस से रिलेटेड जो आती हैं बुक्स, मैगजीन्स, या तुमको विकिपीडिया पे मिल जाएगा तो पढ़ लेना, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं, इस पे हम टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे, ये नॉलेज की चीज है सिर्फ। आगे बढ़े। यस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है ये है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है बताओ? अगर कहीं पे दो बॉन्ड है या दूसरे ज्यादा बॉन्ड है तो किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के, एनी ऑफ टू बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द around the central atom, around the central atom। जैसे इसमें देखो ये है दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड है कि नहीं, सबको दो बॉन्ड दिखे, OH OH वाले दो बॉन्ड, इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री रफली, इसको याद रखेंगे। इसको ही हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल। समझ में आया? ये बॉन्ड एंगल भी लिख लें। वो 104.5 डिग्री एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं, याद रख लेना बॉन्ड एंगल इसका कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आती है कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि बॉन्ड एंगल्स अगर हमारा सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, तो डिफाइन ही नहीं है, ऐसे भी डाउट आ सकते हैं कि सर एक ही बॉन्ड है। हाँ,
ओके कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से शेप ऑफ कंपाउंड नहीं देख सकते क्या? नहीं नहीं, शेप नहीं मिलता, उसकी ट्रेसिंग मिलती है। देखो ऐसा होता है। हाँ सही पूछा, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग केवल ट्रेसिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन खुद का नहीं दिखता है, लेकिन ऐसे होता है। देखो जैसे हमारा H2 है तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी वहां पे। एक्सरे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक जो बताई थी, तो इससे ऑक्सीजन नहीं दिखता वहां पे, लेकिन ये जगहों पे इलेक्ट्रॉन डेंस पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे डेंसिटी है उसको अगर देखते हैं तो इस तरीके का शेप दिखता है एक्चुअल में, उसके अंदर ट्रेस करके आता है। और आजकल तो क्या होता है, उसको हम कंप्यूटर जनरेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उससे हम लोग बनाते हैं। कंप्यूटर एडेड जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे हम लोग इनके एक टाइप के स्ट्रक्चर्स या कह सकते हो ऑर्बिटल ज्योमेट्रीज जो है वो देख सकते हैं। तो वो इस तरीके से आती हैं कि वो बेंट शेप में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उनका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रेसिंग है वो करने पे ऐसा आता है। तो सही बात है, इन टेक्निक्स की वजह से प्रैक्टिकली हम लोग पता लगा सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, इनसे हम पता लगाते हैं कि उसका जो शेप है वो एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखें। नेक्स्ट आएगा बॉन्ड एनर्जी, नंबर 3 पे आएगा बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, इसके अंदर और भी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एंगल कितना होगा बताओ CO2 में? CO2 लीनियर होता है, कैसा होता है? लीनियर। तो एंगल कितना होगा, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितना एंगल है बताओ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इस तरीके से एंगल्स हम लोग पता लगाते हैं। जैसे AlCl3 की बात कर लो, तो सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर सारे एंगल सेम है तो कितना एंगल होगा ये? 120 डिग्री। ये एंगल्स कितने होंगे, कब होंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम लोग बताएंगे, आगे पढ़ेंगे उसको। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये आएगा। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a chemical bond is called bond energy। ये एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन कहने का तरीका है। इसके और भी मेथड होते हैं कहने के। फॉर्मेशन में रिलीज होती है और ब्रेकिंग में क्या होती है, रिक्वायर्ड। क्योंकि जैसे A और A हैं तो ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ये इस पर्टिकुलर बॉन्ड से होल्ड किए हुए हैं, हेल्ड है। अब इनको अगर अलग अलग करना है तो तुम्हें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड ब्रेकिंग। और बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, ये अलग अलग एटम्स में ऐसे टूट जाएगा। 2A, जैसे यहाँ पे गैसियस लिया था अगर A2 मॉलिक्यूल, तो 2A गैस, इस तरीके से ये इसमें बदल जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग करने से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो हमें याद रखना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया क्या तुम लोगों ने अभी तक? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन हुई थी क्या? नहीं सर, आपने नहीं सिखाया। फॉर्मल चार्ज नहीं सिखाया ना, चलो फॉर्मल चार्ज सीख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। सो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? इट इज अ imaginary charge which can be allotted to different atoms in a Lewis dot। किसमें दे सकते हैं? सिर्फ लुइस डॉट स्ट्रक्चर में। इन लुइस डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लुइस स्ट्रक्चर लिख लो, डॉट हटा दो। इन अ लुइस स्ट्रक्चर ऑफ
एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोग इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने ओजोन लिखा है तो ओजोन ऐसे बनता है। अब हर एक एटम के लिए अलग अलग क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा। तो फॉर्मल चार्ज जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जब एटम फ्री होता है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसी में आगे ऐड करेंगे माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम। क्या फॉर्मूला याद हुआ सबको? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, पहली लाइन यही है। दूसरी लाइन क्या है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? यस सर। अच्छा निकाल के दिखाओ ओजोन पे कितना आएगा, एक मैं निकाल के दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, ओजोन। ओजोन इस तरीके का है, इसके नाम दे दिए एटम 1 एटम 3 ताकि हम लोग उसको कंपेयर कर पाए। एटम 1 पे फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। फॉर्मूला याद कर लिया कि नहीं? फॉर्मूला तो आसान है। हाफ के बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ES का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। बताओ फ्री फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फ्री फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो बॉन्डिंग में नहीं है? 2 है ना, 2 कितने हैं? 2 हैं भाई, 2 यहां आ गए और 2 इधर आ गए, तो कितने बचे? सिर्फ 2 ही बचे ना उसके पास, ये एरो है, 2 बचे ना, तो 2 यस सर। माइनस कितने कितने इसके पास शेयरिंग में है, तो शेयरिंग में इस टोटल जोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। यहाँ पे कितने हैं? 4। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने होते हैं? 2। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो? 4। कोऑर्डिनेट 4। बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में भी कितने होते हैं? 2। ऐसा शेयर्ड। तो यहाँ पे कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 6, 4 इधर 2 इधर, 6। आंसर कितना आएगा बताओ, बोलो? 3 आएगा ना ये, यस सर 1। और ये +1, कितना आएगा इस पे चार्ज? +1 फॉर्मल चार्ज। सेकेंड और थर्ड एटम पे निकालो इसी फॉर्मूले से। क्या आंसर क्या है बताओ? 0 और -1। किस पे 0 आया बताओ? 2 पे। और 2 पे 0 आएगा। नहीं सर 3 पे। ओके गुड, 3 पे 0 आएगा। और 2 पे क्या आएगा? -1। वेरी गुड। एटम 2 पे देखो। सर आप ऊपर वाला रेफरेंस ले रहे हो कि नीचे वाला सर? क्या रेफरेंस? रेफरेंस एटम नहीं होता है इसमें कोई भी, इसमें नंबर नहीं लिखा है सर, ना। अच्छा, सर ऊपर और 2 नीचे नंबर लिखे, उसको हटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा ना। तो अब यही वाला देखना है, ट्राई करो, फिर से ट्राई करो जिन्होंने नहीं किया है। अच्छा मैंने अलग अलग नाम लिख दिए थे ना, ये बोल रहे हो ऊपर वाले में?
2 का 3 था, नो प्रॉब्लम। चलो एक ही लिखते हैं हम लोग, उसको हटा दिया है मैंने, ये वाला याद करो। चलो तुमने याद दिलाया, गुड। 6 होते ही हैं। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? सब नॉन बॉन्डिंग ही इसके पास है भाई, 2 2 4 2 6। और बॉन्डिंग में कितने हैं? शेयरिंग में 2 ही शेयर कर रहा है, वो भी इसका कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, उससे मतलब यहाँ पे है नहीं। कितना आएगा? -1। सेकंड पे 0। हाँ, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? 6 तो होते ही है ऑप्शन के पास, जाहिर सी बात है। नॉन बॉन्डिंग कितने? 4। कितने हैं? 4। और शेयरिंग में भी कितने हैं? 4। आंसर कितना आएगा? 0। वेरी गुड। किसी बच्चे को नोट करना है, ये सबको नोट करना है क्या? जल्दी से नोट करें इसको। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए 2 हम सवाल दे रहे हैं। स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं मैं, अंडर ऑक्टेट रूल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल तुम्हें बताना है फॉर्मल चार्ज क्या क्या आएगा। नोट हो गया? यस सर। Yes, ओके, sir. नो प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन ले लो आगे। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, ट्राई करें, राइट। क्या क्या आंसर आएगा? जीरो, -1 -1। जीरो, -1 -1 सबका आ गया? यस सर। दूसरे वाले में Yes, sir.
सेकेंड वन, थर्ड वाले में क्या फॉर्मल चार्ज है किसी पे कोई? थर्ड वाले में अच्छा, होमवर्क क्या था लास्ट क्लास का बताओ? देखो फॉर्मूला सब में वही लगाना है, तो उसमें तुम लोग बता देना। तो इस पे तो 0 आएगा फॉर्मल चार्ज, इस पे कोई फॉर्मल चार्ज आया क्या? इस पे -1 आएगा, इस पे +1, ऐसा नहीं आया क्या? सॉल्व किया था? हाँ सर, वो सेकेंड वाले में +1 मैंने गलती से -1 लिख दी। अच्छा, ओके। इसका दोनों का भी निकाल लेना है तुम्हें फॉर्मल चार्ज। देखो इसके अंदर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने शेयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट है 0 0। इसके अंदर बताओ सल्फर में कितना आएगा? इस पे +2, इस पे -1, इस पे -1, इस पे 0 आया था सबका ये। यस सर। तो अभी के लिए होमवर्क यही है, मैं एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने का एक शीट भेजता हूँ, उसको सॉल्व करना है अभी के लिए, ग्रुप पे आएगा थोड़ी देर में, ठीक है? और ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके, वेलकम। ओके, अच्छा नोट्स तो सबने बनाई है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ बाय बाय।